हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। ठीक है, ये क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम के लिए तो 100% इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक इसको समझिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे ट्रांसफार्मर से रिलेटेड। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके में हम लोग आपको इसको समझाने वाले हैं। ठीक, तो आप इसको ध्यानपूर्वक समझिए, इसका डायग्राम कैसे बनाना है और इसमें लिखना क्या क्या है, पूरा सारा कुछ, पूरा मैटर इसमें समझाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को हम लोग सबसे पहले करते हैं स्टार्ट। और हाँ, एक बात कहना चाहेंगे कि अगर आप लोग चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए। ठीक है, तो चलिए अब बिना बकवास के वीडियो को हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और समझते हैं ट्रांसफार्मर अपना क्या होता है। ठीक है, चलिए देखिए, ट्रांसफार्मर होता क्या है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित। ठीक है, किस सिद्धांत पर आधारित है, इसका प्रिंसिपल क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन, मतलब अन्योन्य प्रेरण। ठीक है, आप लोगों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए, क्योंकि एक नंबर का अगर मल्टीपल बहुविकल्पी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उनमें से पूछ लेता है कि आखिर जो ट्रांसफार्मर है किस सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो वहां पर आप लोग बता देना अन्योन्य प्रेरण। ठीक है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। देखिए अब इसका हम लोग सिद्धांत कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित वह युक्ति है। ट्रांसफार्मर मतलब अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी डिवाइस है जो कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान को क्या कर देती है, चेंज कर देती है, परिवर्तित कर देती है। ठीक है, देखिए ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है, ठीक है, एक ऐसी डिवाइस है जो कि अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है और प्रत्यावर्ती वोल्टेज को क्या कर देती है, परिवर्तित कर देती है। ठीक है, आपको सिद्धांत में इसके इतना ही लिखना है। ठीक, चलिए अब देखते हैं ट्रांसफार्मर होते कितने टाइप के हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। ठीक है, कौन कौन से, अपचाई ट्रांसफार्मर मतलब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और उच्चाई ट्रांसफार्मर मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, आप समझ गए, दो टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक स्टेप डाउन और एक स्टेप अप। अब देखते हैं स्टेप डाउन कौन सा होता है। देखिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वे ट्रांसफार्मर होते हैं जो क्या करते हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान को क्या कर देते हैं, डाउन कर देते हैं। आप नाम से ही समझ सकते हैं कि ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज मतलब एसी करंट को क्या कर देते हैं, डाउन कर देते हैं। ठीक है, और स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करते हैं कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान को बढ़ा देते हैं। ठीक है, समझ में आया दोनों में अंतर क्या होता है। चलिए अब एक बात और इनमें देख लीजिए, जो आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा उसकी प्राइमरी कॉइल में क्या, उसकी प्राइमरी कॉइल में जो फेरों की संख्या होगी क्या होगी, ज्यादा होगी, और सेकेंडरी कॉइल में क्या होगी, फेरों की संख्या कम होगी। क्लियर हुआ। एंड यहाँ पर जो आपका हाँ स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, इसमें क्या होगा कि प्राइमरी कॉइल में क्या होगा, प्राइमरी कॉइल में जो फेरों की संख्या होती है वो क्या होती है, कम होती है, और सेकेंडरी कॉइल में क्या होती है, ज़्यादा होती है। कुछ इस टाइप से आप डायग्राम देख सकते हैं यहाँ पर। मैं पहले बताता हूँ आपको स्टेप डाउन का। ठीक है, तो स्टेप डाउन का डायग्राम कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, ठीक है, ये यहाँ पर देखिए क्या है, ये आपकी प्राइमरी कॉइल है, प्राइमरी कॉइल है। ठीक, एंड ये क्या है, सेकेंडरी कॉइल है। ठीक है, ये क्या है, आपकी सेकेंडरी कॉइल है। एंड ये ट्रांसफार्मर कौन सा है, स्टेप डाउन। ठीक है, फर्स्ट टाइप वाला। ठीक है, यहाँ पर। एंड अगर हम बात करते हैं कौन सी, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की, तो वो क्या होगा, उसका अगर हम डायग्राम खींचेंगे तो इस टाइप से बनेगा। कैसे, ठीक है, यहाँ पर इस टाइप से। ठीक, इधर क्या होंगे, फेरों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी आपके। एंड इधर जो आपकी सेकेंडरी कॉइल होगी उसमें फेरों की संख्या क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी आपकी प्राइमरी कॉइल, एंड ये आपकी क्या हो जाएगी, सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, दोनों आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं इसकी संरचना क्या होती है। ठीक है, संरचना हम लोग समझने वाले हैं इसकी, क्या संरचना। तो संरचना में सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर ट्रांसफार्मर का डायग्राम में संरचना में आपको क्या क्या दिख रहा है। एक तो आपको ये क्रोड दिख रहा है, क्या यहाँ पर क्रोड। ठीक है, जो कि क्या सॉफ्ट आयरन का बना होता है, नर्म लोहे का। ठीक है,
एंड यहाँ पर देखिए और क्या देख रहे हैं आप, प्राइमरी कॉइल देख रहे हैं, सेकेंडरी कॉइल देख रहे हैं, संरचना में यही दो दिख रहे हैं, ठीक है। तो आप ज़्यादा नहीं लिखना है, आपको सिर्फ इतना ही लिखना है। तो सबसे पहले देखते हैं ये आपके क्रोड क्या होते हैं। ये क्या करते हैं, इनको बनाने के लिए क्या नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। नर्म लोहे की क्या आयताकार पट्टियों को काट करके, ठीक है, आयताकार पट्टियों को काट करके विद्युत रोधी पदार्थ क्या होते हैं, जैसे आपका टेप हो गया, वार्निश हो गई, ठीक है, और जो आपका इंसुलेशन, जितना इंसुलेशन का कार्य करते हैं सारे क्या होते हैं, आपके विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर क्या है, वार्निश की तह देकर, ठीक है, वार्निश की तह देकर आवश्यक मोटाई का बना लिया जाता है, ठीक है। कैसे, देखिए सबसे पहले क्या किया जाता है, जो नर्म लोहा होता है, सॉफ्ट आयरन होता है, उसको क्या किया जाता है, आयताकार चद्दर के रूप में, चद्दर होती है, ठीक, उसको क्या किया जाता है, आयताकार इस साइज का क्या कर लिया जाता है, काट लिया जाता है आयताकार, ठीक है। फिर उसको क्या किया जाता है, कोई इसमें देखिए कोई एक परत तो होती नहीं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जितनी भी सारी पट्टियाँ आपको दिख रही हैं सब क्या हैं, ये यही एक क्या है, आयताकार क्या है, क्रोड है, ठीक। तो इसमें क्या किया जाता है कि एक के ऊपर एक रख करके और बीच में उनके क्या किया जाता है, इंसुलेशन मतलब वार्निश डाल दिया जाता है, जिससे क्या होता है, वार्निश डाल दिया जाता है तो क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जो क्रोड होता है इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो इसमें जो ईडी करंट मतलब भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं उनकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है, उनका भी मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर यही लिखा गया है कि इससे क्या होता है, क्रोड का जो रेजिस्टेंस प्रतिरोध है, हाँ, प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और जिससे क्या हो जाता है, भंवर धाराओं का मान कम हो जाता है, ठीक। क्लियर हुआ इतना। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसमें प्राथमिक कुंडली क्या होती है और द्वितीयक कुंडली क्या होती है, ठीक है। तो देखिए प्राथमिक कुंडली वह कुंडली होती है जिसमें क्या किया जाता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को सप्लाई को दी जाती है जहां से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, जिस कुंडली से के सिरों में प्रत्यावर्ती वोल्टेज आरोपित किया जाता है, मतलब जिसमें क्या किया जाता है, एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट को क्या किया जाता है, लगाया जाता है जिस कॉइल से, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, प्राथमिक कुंडली कहते हैं। और दूसरी कुंडली, जो शेष दूसरी कुंडली होती है जिससे हमें आउटपुट मिलता है, ठीक है, वो क्या होती है, आपकी द्वितीयक कुंडली कहलाती है। क्लियर हुआ इतना। आप संरचना भी समझ गए इसकी, और इसके टाइप भी समझ गए, और इसका सिद्धांत भी समझ गए। अब बचा क्या है आपका, वर्किंग, ठीक है, इसकी कार्यविधि हम लोग अब समझेंगे, ठीक। तो चलिए हम इस, अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट करना है तो आप लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं इसकी क्या, वर्किंग मतलब कार्यविधि। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले आप लोग फिगर से समझिए, फिगर से आप लोग समझ लेंगे ना तो आप अपने आप से भी इसकी कार्यविधि लिख सकते हैं, ठीक। तो देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पर देखिए आप लोग प्राइमरी कॉइल है एंड इधर क्या है, सेकेंडरी कॉइल है। जब क्या किया जाता है, प्राथमिक कुंडली में क्या किया जाता है, प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज को क्या किया जाता है, लगाया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज है क्रोड में सभी जगहों पर क्या हो जाता है, फैल जाता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, जब ये पहुंचेगा, जब प्रत्यावर्ती धारा इसमें क्या होगी, बहने लगेगी क्रोड में, ये कुंडली में, ठीक है, तो क्या होगा वहां पर कि परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, क्या उत्पन्न हो जाएगा, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र। अब इस परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या होगा कि इस कॉइल में क्या होगा, फ्लक्स जनरेट हो जाएगा, ठीक है। बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या हो जाएगा, परिवर्तन होने लगेगा। जब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जनरेट क्या होगा, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, कहां पर, इस कुंडली में, ठीक है, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। जब ये परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तब क्या होगा कि इस कुंडली में क्या हो जाएगा, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने लगेगा, ठीक है, जिससे क्या होगा, इस कुंडली में प्रेरित धारा बहने लगी, क्या, इंड्यूस्ड करंट, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। जब इसमें क्या होगा, फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तब इसमें क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड करंट फ्लो होने लगेगा, प्रेरित धारा बहने लगेगी, ठीक है। क्लियर हुआ इतना। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ से आप लोग एसी सप्लाई इसमें देंगे,
क्या प्राइमरी कॉइल में। उसके बाद क्या हो जाएगा, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इस परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण इसमें क्या होगा, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। जब बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, उसके बाद क्या होगा कि इसमें जब फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट फ्लो करने लगेगा, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, समझ में इतना आया। तब क्या हो जाएगा, फैराडे के द्वितीय नियम अनुसार क्या हो जाएगा, फैराडे के द्वितीय नियम अनुसार यहाँ पर लिखेंगे फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वितीय नियम से। ठीक है, फैराडे के जब यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेरित धारा बहेगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल भी होगा। ठीक है, समझ गए। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वितीय नियम से। ठीक है, अब फैराडे के द्वितीय नियम क्या कहता है, आप लोग फैराडे के द्वितीय नियम में क्या बताया गया, यहाँ पर देखिए E बराबर क्या होता है, माइनस डी फाई बाई क्या होता है, dt होता है। फैराडे के द्वितीय नियम यही तो है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम क्या प्राथमिक कुंडली के लिए बात करें, अगर हम प्राइमरी कॉइल के लिए बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईपी। यहाँ पर अगर हम बात करें विद्युत वाहक प्राइमरी कॉइल में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर यहाँ पर लिखेंगे हम लोग प्राथमिक कुंडली के लिए। ठीक है, अगर हम प्राथमिक कुंडली की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई प्राइमरी कॉइल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ई पी बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर फेरों की संख्या कितनी है, एनपी है। प्राइमरी कॉइल में फेरों की संख्या कितनी है, एनपी है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माइनस एनपी इंटू डी फाई बाई डी टी। ठीक है, यहाँ पर हम लोग फेरों की संख्या भी देखेंगे, ये क्या है, एक सिंगल फेरों की संख्या के लिए, क्या एक सिंगल फेरों की संख्या के लिए, बट यहाँ पर क्या है, कई फेरे हैं। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया एनपी डी फाई बाई डी टी। क्लियर इतना, इसको मान लीजिए आप लोग इक्वेशन 1, इतने में कोई को डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्या द्वितीय कुंडली के लिए, सेकेंडरी कॉइल के लिए। तो यहाँ पर अगर हम द्वितीय कुंडली के लिए बात करें, द्वितीयक कुंडली के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई सेकेंडरी ई एस बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एन एस। फेरों की संख्या कितनी है यहाँ पर, एन एस है। ठीक है, कोई दिक्कत इतने, एन एस और डी फाई बाई डी टी ये सेम रहेगा। ओके, इसको मान लीजिए आप लोग समीकरण 2, कोई दिक्कत इतने में। अब आपको क्या करना है, अगर हम दोनों समीकरण को क्या कर दें, डिवाइड कर दें, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आप लोग देखिए ई एस अपान ई पी बराबर, यहाँ से देखो माइनस से माइनस ये आपका कैंसिल हो जाएगा, एंड ये डी फाई बाई डी टी से डी फाई बाई डी टी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा क्या, एन एस अपान एन पी बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा, यही तो बचेगा इसमें। अब देखिए इतना आप लोग समझ गए। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे, क्या, P बराबर पावर का, पावर P बराबर क्या, शक्ति बराबर क्या पढ़े हैं, V इंटू आई, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं इसके आगे का प्रोसेस। इतना आप लोग को समझ में आ गया कि नहीं। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए जितनी आपकी यहाँ पर क्या होगी, इनपुट पावर होगी, उतनी ही आउटपुट पावर होगी। मतलब निवेशी शक्ति बराबर क्या, उधर से जितनी भी क्या होगी, निवेशी शक्ति बराबर जितनी इधर से मान लीजिए हम भेजेंगे, और उधर उतनी ही शक्ति तो क्या होगी, निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इनपुट पावर बराबर आउटपुट पावर। ठीक है, मतलब निवेशी शक्ति बराबर क्या हो जाएगा,
निर्गत शक्ति के, ठीक है। तब यहाँ पर देखिए जो इनपुट पावर बराबर क्या हो जाएगी, आउटपुट पावर हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी आई आपने पढ़ा है पावर बराबर, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राथमिक कुंडली में क्या हो जाएगा, निवेश, हम लोग कहाँ से इनपुट पावर कहाँ से जा रही है, इधर ही से जा रही है, यहाँ से इनपुट जा रही है, इनपुट पावर, और इधर क्या है आपकी आउटपुट पावर है, आउटपुट पावर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए आपका हो जाएगा वीएस, वीएस, ठीक है। या तो हम इसको लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्या, ईएस इंटू, ये क्या हो जाएगा, ये भी तो एक प्रकार का वोल्टेज ही है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक प्रकार का ये भी वोल्टेज ही है, ईएस इंटू आई का मान हम लोग क्या रख सकते हैं, आईएस रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, इधर भाई किसके लिए हम बात कर रहे हैं, नहीं यहाँ पर हो जाएगा ईपी, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, प्राइमरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा सेकेंडरी के लिए, तो यहाँ पर आईपी हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, ईएस इंटू आई एस, ठीक है। क्लियर हुआ इतना। तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा, ईपी अपान ईएस, अपान ईएस बराबर क्या हो जाएगा, ईपी अपान ईएस बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आई एस अपान आईपी। कोई दिक्कत इतने में नहीं ना, ठीक है। यहां से एक रेशियो आपको ये मिल गया, ठीक है। अब इसमें देखिए ईपी अपान ईएस, ईपी अपान ईएस, ये क्या है, दोनों बराबर हैं, तो भाई ये भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं ईएस अपान ईपी बराबर क्या हो जाएगा, एनएस अपान एनपी हो जाएगा, एंड इसके बराबर में क्या हो जाएगा, इसके बराबर में आपका हो जाएगा आई एस अपान आई पी। कोई दिक्कत इतने में, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा आपका एन पी अपान एन एस, कोई दिक्कत, यहाँ पर हो जाएगा आपका एन पी अपान एन एस, ठीक, क्योंकि ई पी अपान ई एस है यहाँ पर क्या है, ई एस अपान ई पी है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेशियो पलट जाएगा, कोई दिक्कत, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई पी अपान ई एस है, और यहाँ पर क्या है, ई एस अपान ई पी है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई एस अपान आई पी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई पी ऊपर चला जाएगा और आई एस नीचे आ जाएगा, ठीक। इसको हम लोग क्या कर देंगे, घुमा देंगे, ठीक है। तो यही क्या है आपका फार्मूला निकल के यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। इसी के सहारे आपके सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए जाते हैं, ठीक। और यही रही आपकी ट्रांसफार्मर की वर्किंग, ठीक। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा, अगर आपने ध्यानपूर्वक इसको समझा होगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सबको बाय बाय।